जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश साय स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ रितेश साय में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम लोग कुल 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है चेदी वंश, इंडो ग्रीक और शक वंश। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिकों को हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो भी मैं आपके पास फैक्ट लेके आया हूँ वो कुल 3 पुस्तकों पर आधारित है। ठीक है, 3 पुस्तकों का संग्रह मैं आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, तो यदि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला अपना टॉपिक चेदी वंश से स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताएं, चेदी वंश जो है कलिंग राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कलिंग राज्य। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, फर्स्ट BC में। आगे देखते हैं, महामेघवाहन को चेदी वंश का संस्थापक माना जाता है। माना जाता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह अभी ज्ञात नहीं हुआ है कि महामेघवाहन ही चेदी वंश का संस्थापक है, परंतु यदि आपके ऑप्शन में आता है तो आप महामेघवाहन को टिक करके आइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। महामेघवाहन एक महानतम शासक था। ठीक है, चेदियों का अस्तित्व महाजनपद काल में भी था, याद रखिएगा। ठीक है, और महाजनपद की राजधानी चेदी महाजनपद जो थी, उसकी राजधानी जो थी, ठीक है, चेदी महाजनपद क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि महाजनपद काल में जो है जो था 16 महाजनपद, उसमें जो चेदी एक उसका हिस्सा था। ठीक है, 16 महाजनपद में तो चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी सोठवती। क्या थी? सोठवती इसकी क्या थी? राजधानी थी। तो आपको बताऊँ, सोठवती को महाभारत काल में शक्तिमती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो महाभारत काल में जो है सोठवती के लिए शक्तिमती शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह चीज़ याद रखिएगा, याद से पूछ सकता है कि महाभारत काल में सोठवती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो क्या है? शक्तिमती शब्द प्रयोग किया गया। आगे देख लेते हैं। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कलिंग राज खारवेल। तो खारवेल जो था वह क्या था? इस वंश का महानतम शासक था। ठीक है, यह हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है। ठीक है, इसके बारे में कैसे पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि खारवेल जो है इस वंश का महानतम शासक था। ठीक है, किस अभिलेख से? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल वंश से संबंधित है, यानी कलिंग वंश से संबंधित है। खारवेल की अगर बात कर लेते हैं तो खारवेल जो है सातकर्णी के समकालीन था। ठीक है, सातकर्णी का नाम सुने होंगे, सातकर्णी प्रथम। ठीक है, तो खारवेल सातकर्णी से संबंधित था। ठीक है, खारवेल ने सातकर्णी को परास्त भी किया था। ठीक है, यानी हराया भी था युद्ध में। आइए कलिंग नरेश खारवेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जिसे महामेघवाहन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसे महामेघवाहन के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम उपाधियाँ जो हैं, कुछ उपाधियों को देख लेते हैं। इसको आर्य महाराज भी कहते हैं, याद रखिए, ये उपाधियाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, कलिंग नरेश जो था, ठीक है, कलिंग नरेश जो था, ठीक है, खारवेल, उसको कुछ नामों की उपाधियाँ भी मिली थी। वो उपाधियाँ कौन थी? आर्य महाराज, महामेघवाहन, यानी इसको महामेघवाहन भी कहते थे। ठीक है, तो आर्य महाराज, महामेघवाहन, कलिंगाधिपति, क्या? कलिंगाधिपति, श्री खारवेल, लेमराज। ये याद रखिएगा, नाम ये लेमराज वाला जो नाम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेमराज किसके लिए प्रयोग किया गया? खारवेल की एक उपाधि है, इसको याद रखिएगा। लेमराज याद रखिएगा, महामेघवाहन याद रखिएगा। ठीक है, खारवेल तो आप जान ही जाएंगे, बुद्धराज भी इसको कहते हैं। किसा कहते हैं इसको? बुद्धराज के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यह चेदी वंश का तीसरा शासक था। क्या था? चेदी वंश का यह तीसरा शासक था। इसे वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शासन का दूसरा वर्ष जो है सातकर्णी की उपेक्षा। देखिए इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, जैसे कि खारवेल जो था, ऐसे क्वेश्चन आता है कि खारवेल ने अपने प्रथम वर्ष में कौन से कार्य किए, इसने अपने दूसरे वर्ष में कौन से कार्य किए, इसने अपने 8वें वर्ष में कौन से कार्य किए, 9वें वर्ष में इसने कौन से कार्य किए। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा, इसने किस वर्ष में कौन से कार्य किए, इसे ध्यान से आपको सुनना होगा। और कहीं आप लिख लीजिएगा, इस चीज़ को लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रथम वर्ष तो इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, शायद प्रथम वर्ष में कुछ ऐसा काम नहीं किया हो जो कि हमें याद करने लायक है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में बात करते हैं। इसने शासन के दूसरे वर्ष में सातकर्णी की उपेक्षा करते हुए यूसिक राजाओं की राजधानी का विनाश कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी सातकर्णी की उपेक्षा किया इसने अपने दूसरे वर्ष में। ठीक है, सातकर्णी की उपेक्षा करते जो यूसिक राजा थे, कौन? यूसिक राजा, उनका क्या किया? उनकी राजधानी का इसने विनाश कर दिया। ठीक है,
आप देख लें 7वां वर्ष, शासन का इसके 7वां वर्ष जो है इसने अपना विवाह किया तथा क्या किया, इसने मसूलीपट्टनम को जीत लिया। ठीक है, इसने विवाह किया 7वें वर्ष में, इसने अपना विवाह किया था। इसका विवाह किस वर्ष हुआ था? 7वें वर्ष, इसके शासन के 7वें वर्ष। ठीक है, जब इसका शासन आया उसके शासन के 7वें वर्ष जो है इसने विवाह किया और मसूलीपट्टनम को जीता। तो यदि आपसे पूछे कि मसूलीपट्टनम का विजय उसने कब प्राप्त किया, तो शासन के 7वें वर्ष प्राप्त किया था। ठीक है, 8वें वर्ष की बात कर लेते हैं। तो इसने मगध पर आक्रमण किया और बराबर, ठीक है, क्या बराबर पहाड़ी एक है, ठीक है, बराबर पहाड़ी, नाम ही इसका बराबर पहाड़ी है, याद रखिएगा। तो मगध पर आक्रमण किया और बराबर पहाड़ी तक पहुंचा, जहां पर स्थित जो था गोरथरी किला, क्या गोरथरी किला, उसने उसका क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर राजगिरी पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। देखिए, शासन के 8वें वर्ष इसने क्या क्या किया, मगध पर आक्रमण किया, बराबर पहाड़ी तक पहुंच गया। मगध पर आक्रमण करके कहाँ पे, बराबर पहाड़ी तक ये पहुंच गया। ठीक है, जहाँ पर स्थित था एक गोरथरी किला, वहाँ पे गोरथरी किला एक स्थित था जिसको इसने क्या किया, नष्ट कर दिया, उसका विनाश कर दिया। फिर राजगिरी पर इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब देख लेते हैं शासन के 9वें वर्ष इसने क्या काम किया। ठीक है, तो शासन के 9वें वर्ष ब्राह्मणों को सोने का कल्पवृक्ष भेज दिया। क्या, सोने का कल्पवृक्ष भेज दिया था 9वें वर्ष में। ठीक है, तथा विजय प्रसाद, ठीक है, देखिए प्रसाद का मतलब यहाँ पे होता है महल। ठीक है, तो प्रसाद का अर्थ होता है, देखिए प्रसाद अलग होता है और जब इसे प्रसाद की जगह प्रासाद हो जाता है तो प्रसाद का अर्थ होता है महल। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा के लिए आप लोग। ठीक है, तो विजय प्रसाद यानी विजय महल का इसने निर्माण करवाया 9वें वर्ष में। ठीक है, और क्या किया था, ब्राह्मणों को कल्पवृक्ष भेज दिया था, सोने का कल्पवृक्ष, याद रखिएगा, ब्राह्मणों को जो कल्पवृक्ष दिया था वह सोने का बना हुआ था, जिसके पत्ते तक सोने के थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं शासन के 12वें वर्ष इसने क्या किया। ठीक है, तो उत्तरापथ पर आक्रमण कर अंग व मगध की से जो है कीमती उपहार इसने लिया। ठीक है, शासन के 12वें वर्ष इसने उत्तरापथ पर आक्रमण किया और क्या किया, अंग व मगध से इसने कीमती उपहार लिया तथा दक्षिण के पांड्य राजा थे, ठीक है, से हाथी, घोड़े, हीरे इत्यादि का भी उपहार लिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, पांड्य नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, खारवेल ने अहर्तों के लिए देवालय बनवाया। अहर्तों के लिए इसने क्या बनवाया, देवालय बनवाया था। ये सब फैक्ट है, नॉर्मल फैक्ट है, जिसको आप लोग वैसे एक बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। इसने अहर्तों के लिए, ये आने वाला तो नहीं है। ठीक है, इसमें आप कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता कि खारवेल ने अहर्तों के लिए क्या बनवाया, देवालय बनवाया, ये तो आने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए, समझिए। आगे देख लेते हैं, उदयगिरी में 19, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण इसने करवाया। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि उदयगिरी में कितने गुहा विहारों का निर्माण कराया, तो 19, और खंडगिरी में कितने गुहा विहारों का निर्माण करवाया, तो 16, याद रखिएगा। उदयगिरी में, ठीक है, रानी गुहा, क्या, रानी गुहा कहें या गुफा कहें, ठीक है, उदयगिरी में रानी गुफा तथा खंडगिरी में अनंत गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो उदयगिरी में कौन सा है, रानी गुफा, याद रखिए, उदयगिरी में रानी गुफा, और खंडगिरी में क्या कौन सा है, अनंत गुफा, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खारवेल को भिक्षु सम्राट व धर्मराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यह इसकी एक दो उपाधि और मैं आपको बताया कि खारवेल को भिक्षु सम्राट एवं धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी उपाधि है। ठीक है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो खारवेल जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के उदयगिरी के पहाड़ियों में खारवेल के शासनकाल के स्मारक प्राप्त प्राचीन स्मारकों में सबसे प्राचीन है, ये भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल ने मेघवंश राजाओं को इसने चीरी वंश, ठीक है, क्या, चीरी वंश माना था, याद रखिएगा, चीरी वंश ने चीरी वंश माना था। देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार जो केपी जायसवाल ने मेघवंश राजाओं को चीरी वंश या चेरी वंश जो भी कह लें उसको माना था, याद रखिएगा। ठीक है, इनके अनुसार भारत के पूर्व में जैन धर्म फैलाने का श्रेय खारवेल को जाता है। इसका वैष्णव धर्म से विशेष था। ठीक है, इसका वैष्णव धर्म से क्या था, विरोध था। देख सॉरी, विशेष मैंने बोला विरोध था। ठीक है, यह वैष्णव धर्म का क्या था, विरोधी था, याद रखिएगा। यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था, और वैष्णव धर्म का यह विरोधी था, यानी वैष्णव धर्म का यह विरोध करता था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है
कि भारत के पूर्व में, ठीक है, क्योंकि कलिंग की बात करें तो कलिंग देखिए पूर्व में है, भारत के पूर्व में है, तो भारत के पूर्व में जो है जैन धर्म फैलाने का जो श्रेय है खारवेल को ही जाता है, ठीक है। बाकी खारवेल एक महानतम राजा था, ठीक है, और इसने अपने समय में बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे कार्य भी किए हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारा चेदी वंश में हमें इससे ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चेदी वंश में एक महानतम शासक यही माना जाता है जिसके बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। इससे अतिरिक्त आपसे कहीं क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडो ग्रीक पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं इंडो ग्रीक के बारे में। तो इंडो ग्रीक या फिर इसको ग्रेको इंडियन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेको इंडियन के नाम से भी जानते हैं। इस साम्राज्य की स्थापना जो है 180 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 180 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कलिंग राज्य का शुरुआत कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो उसको आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। देखिए, जब डेमेट्रियस पर भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, ठीक है, जब डेमेट्रियस ने भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या किया था, आक्रमण किया था, तो इस राज्य का क्या हुआ था, स्थापना वहीं से माना जाता है कि वहीं से स्थापना इसका स्टार्ट होने लगा जब डेमेट्रियस ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो 180 ईस्वी पूर्व में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। डेमेट्रियस पहला आक्रमणकारी था, ठीक है, जिसने आक्रमण किया था भारतीय उपमहाद्वीप पर। आगे देखते हैं, सेल्यूकस, किसकी बात करते हैं? सेल्यूकस की बात करते हैं, जो कि सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था, यह भी याद रखिएगा। इसने निकेतर ने, सेल्यूकस निकेतर ने, इसका पूरा नाम है सेल्यूकस निकेतर ने सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन आता है, पूछता है कि सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सेल्यूकस निकेतर ने की थी। यह कौन था? तो यह जो है सिकंदर का सेनापति था। इसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था, ठीक है। जो सेल्यूकस निकेतर था, इसने मेगास्थनीज को क्या हुआ था, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा हुआ था। बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ने 180 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण कर दक्षिणी अफगानिस्तान एवं पंजाब के कुछ हिस्सों को जीत लिया था, यह भी याद रखेगा, ठीक है। किसने? बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ने। मैंने आपको बताया था डेमेट्रियस पहला भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला था, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी रिपीट हो रही है। लगभग 25 वर्षों तक इंडो ग्रीक साम्राज्य, ठीक है, यूथिडेमिड शासन के अधीन थे, याद रखिएगा। ये जो इंडो ग्रीक साम्राज्य थे लगभग 25 वर्षों तक किसके? यूथिडेमिड शासन के अधीन थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपसे, इंडो ग्रीक शासन जो है किस शासन के अधीन थे, ठीक है, तो यूथिडेमिड शासन के अधीन ये थे। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं फैक्ट, लेकिन मैं आपको सामने लाया हूँ। यूथिडेमिड शासन के अधीन थे लगभग 25 वर्षों तक, ठीक है, याद रखिएगा। डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद कई बैक्ट्रियन राजाओं के बीच गृह युद्ध होना आपस में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस गृह युद्ध ने, ठीक है, अपोलोडोटस प्रथम के स्वतंत्र साम्राज्य की सुविधा प्रदान की, जिसे पहला उचित इंडो ग्रीक राजा माना जाता है, ठीक है। क्या मैं बोला हूँ? फिर से एक बात सुनिए। मैंने बोला कि अब डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद कई बैक्ट्रियन राजा जो हुए तो आपस में गृह युद्ध के कारण जो है फंसे रह गए, ठीक है। और इस गृह युद्ध ने अपोलोडोटस को, किसको? अपोलोडोटस को, ठीक है, एक स्वतंत्र साम्राज्य की सुविधा प्रदान की, ठीक है। स्वतंत्र साम्राज्य की क्या की सुविधा प्रदान की? इसने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। किसने? अपोलोडोटस ने, ठीक है। और वास्तव में जो है ये अपोलोडोटस का जो साम्राज्य है, ठीक है, स्वतंत्र साम्राज्य है, जिसे पहले उचित इंडो ग्रीक राजा माना जाता है, ठीक है। इसका क्या है? पहला उचित इंडो ग्रीक शासन माना जाता है इसी का, ठीक है, किसका? अपोलोडोटस का। अधिकांश इंडो ग्रीक राजा बौद्ध थे, यह भी याद रखिएगा, और उनके शासन में बौद्ध धर्म बहुत ही अत्यधिक फला फूला, ठीक है। आगे देखें तो आपसे अगर यदि पूछे अधिकांश जो इंडो ग्रीक, देखिए मैंने बोला अधिकांश, मैंने सभी की बात नहीं किया, मैंने अधिकांश की बात किया। तो अधिकांश इंडो ग्रीक राजा जो थे वो क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अब इसमें हम लोग एक महान शासक की बात करते हैं जो बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसका नाम था मिनेंद्र प्रथम, ठीक है। जिसकी बात करते हैं, इसका शासन जो है 165 BC यानी 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। इसे मिनेंद्रा या फिर मिनांद्रा या फिर मिलिंदा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मिनेंद्र को, ठीक है। इसने बौद्ध धर्म अपनाया। मिलिंद पन्हो
यह एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिएगा। मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद तथा बौद्ध ऋषि नागसेन के बीच वाद विवाद का जो है वर्णन मिलता है। तो मिलिंद पन्हो जो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मिलिंदर और बौद्ध ऋषि जो थे, बौद्ध संत जो थे, उनका नाम था नागसेन, इन दोनों के बीच जो है संवाद यानी वाद विवाद, वार्ता जो भी कहें, कुछ भी कहें, इनका क्या हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। ये जो है मिलिंद पन्हो ये मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है, किंतु अभी केवल पाली संस्करण ही उपलब्ध हमारे पास है, ठीक है। यानी जो संस्कृत में मूल रूप से लिखा गया था वह हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हो सकता है गायब हो गया और नष्ट हो गया, कुछ भी हुआ हो, ठीक है। तो अभी इसका जो हमारे पास है, जो उपलब्ध हमारे पास, वो है हमें पाली संस्कृत, इसका पाली रूप में इसका लिखा हुआ में हमारे पास प्राप्त है, लेकिन ये मूल रूप में संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इंडो यूनानियों के सिक्कों पर यूनानी किंवदंतियाँ अंकित थी। क्या थी? यूनानी किंवदंतियाँ जो थी अंकित थी, याद रखिएगा। इंडो यूनानी के सिक्कों पर, इंडो ग्रीक सिक्कों के अग्रभाग पर शाही चित्र और पृष्ठभाग पर ग्रीक देवताओं जैसे कि हो गए जीउस, अपोलो, एथेना, इन लोगों का क्या हुआ चित्र मिलता था, याद रखिएगा। तो मूल भाग पर जो है शाही चित्र और पृष्ठ यानी पीछे वाले भाग पर जो है ग्रीक देवताओं के चित्र मिलते थे। ग्रीक देवता कौन है? जीउस हैं, अपोलो हैं, एथेना है, ठीक है। अब देखिए इस साम्राज्य का पतन कैसे होने लगा। तो अंतिम इंडो ग्रीक राजा जो थे, या उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम था स्त्रैतो द्वितीय। क्या नाम था? स्त्रैतो द्वितीय। अंतिम इंडो ग्रीक राजा कौन थे? स्त्रैतो द्वितीय थे, ठीक है। इसका शासन इंडोसीथियन शकों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, ठीक है। इसका शासन किसके साथ शासन के बाद समाप्त हो गया? देखिए जो इनका शासन था, इंडोसीथियन शक जो हैं इस पर आक्रमण किए, जिसके बाद क्या हुआ, ये जो इंडो ग्रीक है वो समाप्त हो गया, यानी इंडोसीथियन के आक्रमण के कारण इंडो ग्रीक खत्म। ऐसा मानते हैं कि यूनानी लोग इंडो पार्थियन और कुषाणों के अधीन भारत में कई वर्षों तक रहे, ठीक है। यानी याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है, कल्पना किया जाता है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा विचार है लोगों का कि ये जो यूनानी लोग हैं वो कई वर्षों तक इंडो पार्थियन और कुषाणों के अधीन कार्य करते थे भारत में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग इंडो ग्रीक पर चर्चा कर लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं अपना शक वंश में, ठीक है। शक वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे हम लोग शक राजवंश के बारे में जान रहे हैं, तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इनके इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः चीनी साहित्य पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। सिएन हान सू, क्या नाम है, क्या नाम लिया मैंने? सिएन हान सू तथा हाउ हान सू, ये क्या है? ये चीनी ग्रंथ है, ठीक है। तो इन चीनी ग्रंथों से हमें इनके बारे में ज्ञान होता है, ठीक है। इस चीनी ग्रंथ का मैं नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या मैं बोला हूँ? सिएन हान सू, और दूसरा क्या है? हाउ हान सू। इन चीनी ग्रंथों से हमें इनके बारे में ज्ञात होता है, किसके बारे में? शक राजवंश के बारे में। इसके साथ साथ इनके बारे में हमें जानकारी जो है कुछ अभिलेखों से, यानी इनके द्वारा जो ये शक जो आए थे, शक राजवंश शक शासक जो आए थे, इनके द्वारा जो लिखे गए कुछ अभिलेख हैं, उनसे भी हमें इनके बारे में ज्ञान होता है, ठीक है। जैसे राजवुल का मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख, ठीक है। क्या? राजवुल का, किसका? राजवुल का मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख। मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान से एक एक शब्दों पर विचार कर पाइए, ठीक है। और देखिए दूसरा, देखिए इससे तो हमें जानकारी मिलता है किससे? राजवुल का मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख से, और सोदास का मथुरा दान पत्र लेख से, ठीक है। यदि यहाँ से पूछे, देखिए क्वेश्चन में बोला, अगर पूछे आपका मथुरा का दान पत्र लेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सोदास से संबंधित है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सोदास का मथुरा दान पत्र लेख से भी हमें पता चलता है, ठीक है। नहपान के नासिक गुहा लेख से भी पता चलता है। क्या? नहपान के नासिक गुहा लेख से, ठीक है। गुहा लेख से हमें पता चलता है, गुहा लेख याद रखिएगा। नासिक गुहा लेख किससे संबंधित है? नहपान से संबंधित है, ठीक है। और नहपान के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें ज्ञात होता है, ठीक है। यानी जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो वो भी किससे संबंधित है? नहपान से ही संबंधित है। ये क्या है? ये शासक हैं। नहपान जो हो गया, सोदास हो गया, ये क्या है? राजवुल हो गया, ये सब क्या है? शासक हैं, शक राजवंश के शासक हैं, ठीक है। रुद्रदामन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रुद्रदामन का जो अंधौ एवं गिरनार अभिलेख से भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। गिरनार अभिलेख, देखिए रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो है ये बड़ा फेमस है, ठीक है। तो याद रखिएगा रुद्रदामन के अंधौ
एवं गुणनाल अभिलेख से भी हमें इसके बारे में क्या होता है, ज्ञात होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा महाभारत, कात्यायन स्मृति, मनुस्मृति, महाभास, गार्गी संहिता आदि जो ग्रंथ हैं, इन लोगों से भी हमें इससे भी हमें क्या है, शक राजवंश के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलता है। ठीक है, देखिए भारतीय साहित्य में शकों के राज्य को शकद्वीप अथवा शक स्थान की संज्ञा प्राप्त है। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में रहते थे, याद रखिएगा। शक कहाँ से के निवासी थे, तो शक जो है मूलतः सीरिया के उत्तर में रहने वाले थे, सीरिया के उत्तर में रहते थे। ये बोलन दर्रे से भारत में आए। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो ये किस दर्रे से, ठीक है, कहाँ से भारत में आए, तो कहाँ से भारत में प्रवेश किए, तो ये लोग जो है बोलन दर्रे का क्या नाम है, बोलन दर्रे से जो है भारत में प्रवेश किए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे, याद रखिएगा। जो शक शासक थे, ये 5 शाखाओं में इनको कुल विभाजित कर दिया जाता है, यानी 5 प्रकार से इनको विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन सा, अफगानिस्तानी, ठीक है, पंजाबी, मथुरा में, पश्चिम भारत में और उत्तर दक्कन में। नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसमें, अफगानिस्तानी, पंजाबी, मथुरा, पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन। क्या, उत्तरी दक्कन। ठीक है, आइए याद करते हैं, धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। तो जो पश्चिमी भारत के क्षत्रपों में, ठीक है, क्षयरात वंश, ठीक है, नासिक, क्षयरात वंश नासिक का, नहपान तथा कादर्मक वंश जो उज्जैन में था। ठीक है, मेरे के फिर से एक बात समझिए आप लोग, आराम से देखिए क्या मैं बोला हूँ। पश्चिमी क्षत्रपों में क्षयरात वंश, पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है, क्षत्रप क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पर ध्यान सुन लीजिए। पश्चिमी क्षत्रप में क्षयरात वंश, नाम याद रखिएगा, क्या, क्षयरात वंश, जो कि कहाँ था, नासिक। ठीक है, नासिक में था। और नासिक का नहपान, ठीक है, वहाँ पे कौन था, नहपान था। और कादर्मक वंश, कौन सा वंश, कादर्मक वंश, कहाँ पे था यह, देखिए मैं क्षयरात वंश की बात किया और कादर्मक वंश की बात किया। मैं आपको इसको बार बार रिपीट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्षयरात वंश नासिक से संबंधित है, ठीक है, नहपान जहाँ पर नहपान था, ठीक है, और कादर्मक वंश जो है उज्जैन से संबंधित है, जहाँ पे रुद्रदामन था। ठीक है, वहाँ पे रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। कादर्मक वंश जो कि उज्जैन में था, वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, रुद्रदामन था। ठीक है, क्षयरात वंश जो कि नासिक में था, उसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, नहपान था। यह चीज़ याद रखिएगा। ये पश्चिमी क्षत्रप हैं, ये कौन है, पश्चिम क्षत्रप है। क्षत्र शब्द जो है शक वंश के शासकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोगा या फिर माउस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये शासक है मोगा, जिसका नाम मोगा था, या फिर इसको माउस के नाम से भी जानते हैं। यह एक शक शासक है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जब इसको पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक वीडियो के बाद फिर से इसको आप लोग रिपीट करके जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। यह शब्द आप समझेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग मोगा या फिर माउस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो तक्षशिला के शासकों में सबसे प्रसिद्ध तथा प्रथम शक शासन माना जाता है। ठीक है, तो प्रथम शक शासक किसे माना जाता है, ठीक है, प्रथम जो शक शासक है, प्रथम शक राजा जो है, किसे मानते हैं, मोगा को मानते हैं, जिसे माउस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, मोगा या फिर माउस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम शक शासक मानते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ये तक्षशिला के प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अब रुद्रदामन प्रथम की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका शासन जो है 130 से 150 ईस्वी तक चला। ठीक है, आगे देखते हैं। यह प्रसिद्ध शासक था, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रदामन का आप लोग नाम सुने ही होंगे, ये प्रसिद्ध शासक है था। ठीक है, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील, किसकी, सुदर्शन झील कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। यदि आपसे पूछे किस शासक ने सुदर्शन झील का जो है मरम्मत करवाया था, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था रुद्रदामन। ठीक है, यदि आपसे ये भी पूछ ले सुदर्शन झील कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। इस झील का निर्माण जो है मौर्य काल में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस झील का निर्माण कब हुआ था, मौर्य काल में हुआ था। अब ये तो आप जानेंगे मौर्य काल में हुआ था, लेकिन मौर्य काल में किसके द्वारा हुआ था, तो पुष्यगुप्त के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, पुष्यगुप्त के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा, जल्दबाजी में पुष्यमित्र मत मारिएगा,
मैं बोल रहा हूँ पुष्यगुप्त। पुष्यमित्र तो शुंग काल से संबंधित था, मैं पुष्यगुप्त की बात कर रहा हूँ जो कि मौर्य काल से संबंधित था। तो उसके शासन में जो है इस झील का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जिसका मरम्मत किसने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। सुदर्शन झील कहाँ है, गुजरात में है, यह याद रखिएगा। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। जो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यह एक विशेष बात है कि रुद्रदामन जो है एक शक राजवंश से था और ये क्या था, संस्कृत का प्रेमी था, संस्कृत भाषा को से प्रेम करता, ठीक है। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। तो याद रखिएगा, इससे देखिए कोई 2 क्वेश्चन आया। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी करवाया, जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदामन ने जारी करवाया। ये आप याद रखिएगा, मैंने पिछले बार में ही आपको बताया था, ठीक है, कि जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात किया कि किसने कहा, रुद्रदामन ने जारी करवाया था, ठीक है। किसमें, संस्कृत, विशुद्ध संस्कृत भाषा में, यह भी याद रखिएगा। शक वंश का अंतिम शासक जो है रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था, रुद्र सिंह तृतीय जो था शक वंश का अंतिम शासक था, इस चीज़ को याद रखिएगा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन किस शासक के थे, तो गुप्त शासक थे। कौन से शासक थे, गुप्त शासक थे। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, इससे क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। इसको पराजित करके इसके राज्य को जो है अपने में इन्होंने क्या किया था, मिला लिया था। अंतिम राजा कौन था, रुद्र सिंह तृतीय था। कौन, शक वंश का अंतिम राजा कौन था, रुद्र सिंह तृतीय था। इसको किसने परास्त किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको क्या किया था, पराजित किया था। इसके समय में उज्जैनी शिक्षा प्रमुख केंद्र था, ठीक है। उज्जैनी जो है शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था, ठीक है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि रुद्रदामन के समय, रुद्रदामन प्रथम के समय, या फिर कह रहे शक वंश में, ठीक है, या फिर आपसे यही पूछे कि शक वंश में, शक राजवंश में, ठीक है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र किस स्थान को मानते हैं, किस क्षेत्र को मानते हैं, तो उज्जैनी क्षेत्र को, उज्जैनी स्थान को जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। शकों को इंडोसीथियन या इंडो सकास कहा जाता था, याद रखिएगा। यानी शक जो राजवंश थे इनको इंडोसीथियन या फिर इंडो सकास के नाम से भी जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुषाण साम्राज्य के अधीन थे, संभवतः, ठीक है, कुजुला कदफिसेस या कनिष्क के अधीन थे। क्या, फिर से समझिए, ऐसा माना जाता है या किस वंश के, किस शासन के अधीन थे, तो कुषाण साम्राज्य के अधीन थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे किस शासक किस राजवंश के अधीन थे, तो याद रखिएगा कुषाण राजवंश के अधीन थे, ठीक है। और कुषाण राजवंश में, कुषाण शासक में, ठीक है, कुषाण साम्राज्य में किस शासक के अधीन थे, तो कनिष्क के अधीन थे, ठीक है। कनिष्क का एक नाम और है जिसको हम लोग कुजुला कदफिसेस के नाम से भी जानते हैं। क्या, कुजुला कदफिसेस के नाम से हम लोग जानते हैं कनिष्क को, ठीक है। तो यह शब्द कनिष्क के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। आइए आगे इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये शक जो हैं क्षत्रपों के रूप में शासन करते थे, यानी देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्हें क्षत्रप की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है, इन्हें क्षत्रप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये शक जो है क्षत्रप की उपाधि में शासन करते थे। अब देखिए चस्ताना की हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी, चस्ताना। यह भी क्या है, यह भी एक शक शासक था, ठीक है। और देखिए चस्ताना को हम लोग चस्तन के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चस्ताना कहें या चस्तन कहें, दोनों एक ही है। इसने क्या था, उज्जैन पर शासन किया। किस पे, उज्जैन पर इसने क्या किया, शासन किया। तालमी कौन थे, एक इतिहासकार थे, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तालमी ने इसे जो है तियास्थनीज या फिर तेसीन कहा, ठीक है। चास्तन या फिर चस्तन को तालमी ने तियास्थनीज या फिर तेस्तीन के नाम से, इसको नाम से एक उपाधि दी, इसके नाम से इसको पुकारा, इसके नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे पूछता है कि चस्तन को थियास्थनीज या फिर तेस्तीन किसने कहा, उसको किसने नाम दिया, तो तालमी ने दिया। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि थियास्थनीज या फिर तेस्तीन किसके लिए, यह नाम किसके लिए है, तो ये चस्तन के लिए नाम है या फिर चस्ताना के लिए है, ठीक है। ये दोनों उन्हीं का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रुद्रदामन इसका पोता था, याद रखिएगा, ठीक है। यानी चस्तन की अगर बात कर लेते हैं तो रुद्रदामन जो था चस्तन का ही क्या था, पोता था। रुद्रदामन की बेटी का विवाह, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि रुद्रदामन की बेटी का विवाह सातवाहन नरेश जो थे वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी से हुआ था। ये आप लोग जानते होंगे।
मैंने आपको पीछे बताया था, सातवाहन वंश के बारे में आपको बताया था। तो मैं आपको बताया था कि वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी का विवाह जो है रुद्रदामन की बेटी के साथ हुआ था। ठीक है। यूनानी लेखक यवनेश्वर, क्या यवनेश्वर इसके समकालीन थे। यूनानी लेखक जो यवनेश्वर थे इसके समकालीन थे, जिसने यवन जातक को ग्रीक से संस्कृत में लिखा था। याद रखें, यवन जातक, जातक का अर्थ होता है कहानी। ठीक है, ठीक है, कथानक, जो भी आप कहें। तो यवन जातक को जो है, जिसमें यवन के बारे में कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है, तो उसको जो है ग्रीक से संस्कृत में लिखने का कार्य किसने किया था? तो यूनानी लेखक जो थे यवनेश्वर, क्या नाम था उनका? यवनेश्वर, उन्होंने इसको लिखा था। नेपान के बारे में बात कर लेते हैं, यह भी एक शासक था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेपान के बारे में। क्षयरात वंश जो कि महाराष्ट्र में था, सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन? नेपान। ठीक है, क्षयरात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? नेपान। क्षयरात वंश कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। तो नेपान को पराजित करने वाले जो शासक थे उनका क्या नाम था? सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो सातवाहन के शासक थे, ठीक है, सातवाहन राजवंश के जो शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, नाम याद रखिएगा। हालांकि मैं सातवाहन वंश जो आपको पढ़ा था तो उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इस नेपान को जो है इसने पराजित किया था। ठीक है, कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नेपान को पराजित किया था। आगे देखते हैं। नेपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन हुआ है। ठीक है, यानी उसने अपने सिक्कों पर अपने लिए राजा शब्द का प्रयोग करवाया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके सिक्के जो है अजमेर से नासिक तक मिलते हैं। ठीक है, इसके सिक्कों के साक्ष्य जो है अजमेर से लेकर नासिक तक इसके सिक्कों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक बार फास्ट रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा है उसमें कुछ विशेष, यदि कुछ हमारा छूटा रह जाता है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बाद में यूनानियों के बाद सकाएँ, याद रखिएगा, यूनानियों के बाद सकाए थे बाद में। ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और चारागाह की खोज में आए थे। किस लिए आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। यहाँ पे शासन करने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, केवल और केवल वो चारागाह की खोज के लिए आए थे, मध्य एशिया से आए थे। उज्जैन के राजा ने 58 ईस्वी में शकों को पराजित कर विक्रमादित्य कहलाए। ठीक है, यानी उज्जैन के राजा जो थे विक्रमादित्य, जिसको मैं आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो वह उज्जैन के राजा थे। तो उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, और इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने शक विक्रम, संवत विक्रम के नाम से जिसे जानते हैं, क्या? संवत विक्रम, जिसका शुरुआत होता है 58 BC, 58 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत उन्होंने किया। याद रखिएगा, विक्रम संवत का स्टार्टिंग कब होता है? तो 58 BC यानी 58 ईसा पूर्व से इसका क्या होता है? स्टार्टिंग होता है। किसने स्टार्ट करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्टार्ट करवाया, जिन्हें विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा यह भी समाप्त होता है। शक राजवंश भी हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।